वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के अहम आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत के विजन का किया तबादला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी में किसानों से करेंगे बातचीत। मुख्तलिफ ज़राए से 2 करोड़ से ज्यादा किसान करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि भी करेंगे जारी। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने दी इत्तला। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल सुबह 11 बजे करेंगे आला सतही मीटिंग। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। उत्तराखंड के जिला रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसे में 13 अफराद की मौत। 24 मुसाफिरों से भरा हुआ टेम्पू ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरा। जख्मियों को ऋषिकेश एम्स और जिला अस्पताल में कराया गया दाखिल। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 4 अजला की पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में मिली कामयाबी। तसादुम में एक फौजी के जख्मी होने की खबर। शुमाली भारत में चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल नहीं है राहत। महकमे मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा समेत 14 रियासतों में आइंदा 4 से 5 दिनों के लिए हीट वेव अलर्ट किया जारी। दिल्ली में आलूदगी कम करने पर काम शुरू। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अब से कुछ देर में होगा आगाज। हफ्ते भर तक जारी रहने वाले फेस्टिवल के दौरान 59 ममालिक की 314 फिल्मों की होगी नुमाइश। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी दिखाई जाएंगी फिदाई फिल्में। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 आलमी कप का फाइनल लीग मैच आज फ्लोरिडा में भारत का कनाडा से होगा मुकाबला। जनूबी अफ्रीका ने एक दिलचस्प मुकाबले में नेपाल को 1 रन से दी शिकस्त, जबकि न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेटों से हराया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली में G7 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद आज वतन वापस लौट आए हैं। G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के आउटरीच सेशन में अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आलमी मसाइल के अलावा एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के अपने अज़्म का इयादा किया। इस दौरान उन्होंने कई ममालिक के सरबराहाने ममलिकत से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये पहला गैर मुल्की दौरा था। तमाम सरबराहाने ममलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म को तीसरी बार मुल्क की बाग दौड़ संभालने पर मुबारकबाद दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल सुबह 11 बजे एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। दही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 18 जून को काशी के 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर में 50 मकामात पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में कई वुज़रा शिरकत करेंगे और वहां मौजूद किसानों के साथ अमली तौर पर बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही देश में अलग अलग स्थानों पर 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं, जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे।
लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मगरबी बंगाल में इंतखाबात के बाद तशद्दुद के सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने त्रिपुरा के साबिक वजीर आला बिप्लब कुमार देब की क़यादत में एक टीम तश्कील दी है। इस टीम में बिप्लब कुमार देब के साथ सीनियर बीजेपी लीडर और रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा एमपी बृजलाल और एमपी कविता पाटीदार शामिल हैं। पार्टी की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हमने अभी देखा है कि भारत की 28 रियासतों और 8 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में लोकसभा इंतखाबात ख़त्म हुए हैं। कौमी इंतखाबात के साथ हुए असेंबली इंतखाबात में से 2 रियासतों में इक़्तिदार की मुंतक़ली हुई है। मगरबी बंगाल के अलावा सब कुछ पुरअमन तरीके से हुआ है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, जबकि उनकी पार्टी के मुजरिम अपोजिशन के कारकुनों और वोटरों पर हमला कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने मगरबी बंगाल का दौरा करने और सूरत हाल का फौरी जायजा लेने और मजीद रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। आम इंतखाबात के बाद तशद्दुद के मुतासरीन को राजभवन में दाखिल न होने देने के मामले पर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो पहले ही पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर राजभवन के सामने एहतजाज करने की इजाजत मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो कल शाम को तशद्दुद के मुतासरीन के साथ राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल महोदय तार काছে যাওয়া নিয়ে যে ঘটনা এবং গতকালের রায় জানেন, আমি আমার অফিস থেকে মহামান্য রাজ্যপালের অফিসে জানিয়েছি আগামীকাল তিনি যদি সেকেন্ড হাফে কোনো টাইম নির্দিষ্ট করেন অ্যাজ পার হিজ কনভিনিয়েন্ট, তাহলে আমি 100 জন ভিকটিমকে নিয়ে ওনার সঙ্গে মিট করব। मरकजी वजीर सुकांत मजुमदार ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के मुतासरीन को गवर्नर से ना मिलने देने का वाकया जमहूरियत के लिए शर्मनाक है। देखिए, गवर्नर साहब ने सही सवाल उठाया है, क्योंकि जिस तरीके का विषय आया है कि आप जो विक्टिम है उनको मिलने नहीं दे रही है, गवर्नर को गवर्नर हाउस से निकल के जाना पड़ा, तो ये तो डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली बात है। डेमोक्रेसी में गवर्नर कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ तक भी अगर पहुँच नहीं पाए विक्टिम, तो ममता बनर्जी चाहती क्या है? जो लोग बीजेपी करते हैं वो क्या डूब मरे, सुसाइड कर ले? तो अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री जी एक बार बोल दे सामने आकर, सब बीजेपी वाले सुसाइड करने लगेंगे उनके घर के सामने जाके। कर्नाटक में अपोजिशन लीडर आर अशोक ने रियासती हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की सियासत कर रही है। रियासत में 2 वज़राए आला एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ 2 वजीर दाखिला हैं जिन्हें रियासत की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं है। राज्य सरकार येदियुरप्पा के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रही है। नफरत की ये राजनीति पहले नहीं थी, ये पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में थी, लेकिन अब ये नफरत की राजनीति कर्नाटक में आ गई है। 2 मुख्यमंत्री एक दूसरे को हटाने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में 2 गृह मंत्री हैं, उन्हें राज्य के विकास में कोई रुचि नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार टैंकर मालिकों से पैसा इकट्ठा कर रही है और इसे हाई कमान तक पहुंचा रही है। कर्नाटक में यही हो रहा है और राज्य को नुकसान हो रहा है। दिल्ली में पानी का बहरान दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। इसके अलावा इस मामले पर सियासत भी तेज होती जा रही है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट के कारकुनों ने आज सुबह दिल्ली के पानी की वजीर आतिशी के घर के बाहर मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन के हाथों में खाली बर्तन थे जो दिल्ली के इस मसले की अलामत बन गए थे। मुजाहिरीन ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली हुकूमत पानी के मसले को हल करने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। जनता को पानी की बूंद बूंद से तरसना पड़ रहा है। जो जल बोर्ड का मंत्रालय दिल्ली सरकार के आने से पहले 700 करोड़ के फायदे में था, आज वो 63,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सबसे पहली बात तो ये, और ये आतिशी जी का गृह वार्ड है। आतिशी जी पानी की मिनिस्टर हैं और आज यहाँ जनता से पूछ के देखिए कि पिछले 4.5 साल से क्या किया उन्होंने। आज भी गोविंदपुरी के अंदर डेली पानी पीने के टैंकर आते हैं और आज तो ये स्थिति है कि जो टैंकर आते भी थे उन लोगों को, वो भी उनको नहीं मिल रहे हैं।
और दिल्ली में पानी बहरान के हवाले से हमारे नुमाइंदे अजीत द्विवेदी ने बात की गोविंदपुरी के बाशिंदों से। उन्होंने बताया कि पानी की परेशानी बहुत ज्यादा हो चुकी है और लोग बहुत परेशान हैं। पानी नहीं आ रहा है और जहां पानी आता भी है वो गंदा पानी है। लगातार पानी की समस्या बनी हुई है और जगह जगह जो है पानी को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करते हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि हम अभी पर्यावरण को सही करेंगे, पौधारोपण करेंगे। पानी की समस्या से जो कितनी विकराल है, क्या इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है? पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, पानी बिल्कुल खारा पानी आ रहा, मीठा पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा और हम बहुत परेशान हैं। हमारा मकान भी नमक के पानी से बना मकान, बोरिंग के पानी से बना मकान। जी, वो कह रहे हैं कि वृक्षारोपण करेंगे, पर्यावरण ठीक करेंगे, लेकिन पानी की समस्या ध्यान भटकाने वाली बात है ये। जी हाँ, ध्यान भटकाने वाली बात है। पानी की समस्या बहुत है दिल्ली में और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि मतलब हद से ज़्यादा हो गया है यहाँ दिल्ली में। इतनी परेशानी हो रही है कि लोगों को रात रात को जागना पड़ रहा है। हम लोग खुद जाग रहे हैं गोविंदपुरी में रह के, रात को 2 बजे 2:30 बजे कई बार आता है। कारपोरेशन का तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स का पानी भी रुक रुक के कभी कभी आता है। मतलब कह रहे हैं कि पानी की समस्या हो रही है, पीछे से पानी नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम बता के तो वो मतलब हमारा ध्यान बटा रहे हैं कि हाँ भी ऐसे पानी की समस्या नहीं है, अभी पीछे से ही है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली में पानी आना चाहिए और पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है पानी की। पानी खारा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। हम लोग भरते हैं पानी, काला, एकदम काला पानी आता है। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार पानी की समस्या बनी हुई है, उस पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गोविंदपुरी जो क्षेत्र की महिलाओं का कहना है कि ये समस्या जो है लगातार बनी हुई है और इस गर्मी में उनका पानी की कमी के कारण जीना मुहाल हो गया है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं दिल्ली में आबी बहरान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी अब सड़क पर उतर आई है। दिल्ली कांग्रेस सदर देवेंद्र यादव ने कांग्रेस के कारकुनों के साथ जोरदार मुजाहरा किया। उन्होंने आबी बहरान के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में जारी आबी बहरान के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को हदफ तनकीद बनाया है। पूनावाला ने इल्जाम लगाया है कि इन दोनों पार्टियों की ये मिलीभगत है। कांग्रेस का भांडा फोड़ हो चुका है तो अब वो मटका फोड़ का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि ये वाटर क्राइसिस कल की नहीं है, ये पूरे चुनाव में वाटर क्राइसिस रहा क्योंकि समर शुरू हो चुका था। ये दिल्ली में स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत बिहार की तरक्की के लिए पाबंदे अहद है और यही वजह है कि रियासत के 8 मेंबरान पार्लियामेंट को मरकजी वजीर बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वजारत ज़राअत के बाद टेक्सटाइल की वजारत रोजगार के दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौक़े फराहम करती है और इसलिए बिहार में इस सिमत में इम्कानात तलाश किए जाएंगे। बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया है और उद्योग सबसे बड़ा मंत्रालय है। वस्त्र मंत्रालय देश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, इसलिए अपार संभावनाएं हैं। उन्हीं रेडीमेड गारमेंट्स है, उन संभावनाओं के साथ मिलकर माननीय मंत्री जी, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ हमारी टीम पूरी आई है दिल्ली से और संभावनाओं को तलाश करके निश्चित रूप से बिहार में नए रोजगार के अवसर पर चर्चा हो। और बीजेपी ने केरल के वजीर आला पर इल्जाम लगाया है कि वो कुवैत में भारतीयों की मौत के मामले में सियासत कर रहे हैं। बीजेपी लीडर वी मुरलीधरन ने कहा है कि केरल के वजीर आला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद करके सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इस अफसोसनाक सूरत हाल पर वजीर आला की जानिब से ये इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। Chief Minister is trying to create political advantage
criticizing Prime Minister Narendra Modi's government in this tragic situation. It's a highly deplorable act on the part of the Chief Minister. Chief Minister should desist from taking such a stand in such scenarios. I would advise him that he should concentrate more on the well-being of the people of the state, the welfare of the people of the state, the infrastructure, various other issues, instead of trying to create controversies on the occasion of such tragic incidents. वहीं उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अफसरान के साथ जायजा मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने उत्तर प्रदेश की तरक्की और अमन व अमान से मुतालिक सूरत हाल पर अफसरान को हिदायत जारी की हैं। और इससे कबल भी वजीर आला ने गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न बजाने पर पाबंदी आयद करने की हिदायत जारी की थी। और इसके अलावा उन्होंने वीआईपी फ्लीट में भी गाड़ियों में मुकर्ररा हद में हूटर्स बजाने की भी हिदायत जारी की थी। प्रेशर हॉर्न और हूटर से मुतालिक इतलात मिलने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि ईद उल अज़हा और मुहर्रम पुरअमन तरीके से गुजरे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद से पुलिस इंतजामिया एक्टिव मोड में है। मेरठ जोन के एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने इस सिलसिले में अपने जोन के तमाम पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की हैं। ध्रुवकांत ठाकुर ने कहा है कि इसके लिए तमाम मजहबी रहनुमाओं से बातचीत की गई है और अमन कमेटी के साथ मीटिंग भी की गई है। नीज ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी की जाएगी ताकि ईद का त्यौहार हम आहंगी और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। बकरीद का त्यौहार है। बकरीद के अवसर तमाम हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जैसे वो कुर्बानी अदा करते हैं। इसके संबंध जो निर्देश हैं वो 2-3 मुख्य हैं। एक तो ये जो नमाज अदा की जाएगी वो मस्जिद के अंदर ही अदा की जाएगी, किसी भी हालत में मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इस संबंध में तमाम धर्मगुरुओं से हमारी बातचीत हो चुकी है, पीस कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी है। इसके लिए हमारी सारी व्यवस्था भी की जा रही है। हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, वीडियोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कुर्बानी वहीं दी जाएगी जहाँ पर प्रशासन से अनुमति है। और तीसरी बात है, कुर्बानी के बाद जो कुर्बानी किए हुए पशु को लिए जाते हैं वो ढक कर ले जाएंगे, कहीं भी खुले में नहीं ले जाएंगे। कुर्बानी के बाद उसको तत्काल साफ सफाई करा ली जाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक खौफनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया कि जब 26 मुसाफिरों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिर गया। वाक़े के बाद राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। शदीद तौर पर जख्मियों को ऋषिकेश एम्स में दाखिल किया गया है, जबकि दीगर का इलाज रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। और वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में टेम्पो ट्रैवलर के हादसे की इंतहाई दर्दनाक खबर मौसूल हुई है। मकामी इंतजामिया एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल में भेजा गया है। जिला मजिस्ट्रेट को वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। ईश्वर से दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति दे और लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दे। मैं बाबा केदार से जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के अबुझमाड़ में तसादुम में 9 नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा एक फौजी भी जख्मी हुआ है। पुलिस की तरफ से रियासत के 4 अजला में ये मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम अब भी कौतूल, फरसबेड़ा, कोड़ता मेटा के जंगलात में जारी है। डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी 53वें कोर के दस्ते नारायणपुर, गोंडा गांव, कांकेर, दंतेवाड़ा इनकाउंटर में शामिल हैं, जो गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल जारी है। और सुप्रीम कोर्ट में नीट 2024 के इम्तिहानात से मुतालिक कई अर्जियां दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन तमाम दरख्वास्तों की समाअत 8 जुलाई को होगी। और इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा नीट से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात की मुंतकली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET में धांधली और पेपर लीक के इल्जामात की CBI इंक्वायरी का मुतालबा किया गया है।
एनटीए को इस मामले में 2 हफ्तों के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। पेश है हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, जहां 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अब से कुछ देर में आगाज होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में दुनिया भर से आई दस्तावेजी फिल्में, मुख्तसर कहानियां और एनिमेशन फिल्में देखने को मिलेंगी। आज से शुरू होने वाला ये फिल्म फेस्टिवल 21 जून तक जारी रहेगा। इसका एहतमाम जनूबी मुंबई के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कैंपस में किया गया है। MIFF की तारीख में ये पहला मौका है कि जब ये फेस्टिवल के मकाम को माजूर अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल रसाई बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं, जहां शुमाली भारत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज मुल्क का सबसे गर्म शहर रहा, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर 18 जून तक गर्मी की लहर का रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरक़ी मध्य प्रदेश, मगरबी उत्तर प्रदेश और जनूबी बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। महकमे मौसमियात ने उम्मीद जाहिर की है कि 18 जून तक प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद ही गर्मी की लहर से निजात की उम्मीद है। इन रियासतों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के साथ साथ तेज गर्म हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और ऐसी सूरत हाल में लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें और मुनासिब मिकदार में मशरूबात का इस्तेमाल करें। और एक तरफ जहां मुल्क का शुमाली इलाका लू की जद में है, तो वहीं दूसरी तरफ कई मकामात पर मूसलाधार बारिश से मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में कई मकामात पर बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के करीब भी बारिश हुई है। शुमाल मशरिक में अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश के साथ साथ अगले 2-3 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आसाम और मेघालय में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने उत्तराखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा बलाई, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मुख्तलिफ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। और इसके अलावा इन इलाकों में 16 से 18 जून तक बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज यौम अरफा है, जो अय्याम हज का रुकन आज़म है। वकूफ़ अरफा के बगैर किसी भी आज़मीन हज का हज मुकम्मल नहीं हो सकता। कल मीना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और आज फजर की नमाज के बाद से आज़मीन हज की अराफात रवानगी शुरू हो चुकी है। आज आज़मीन गुरूब आफ्ताब तक गरिया व जारी में मशगूल रहेंगे और अपने माबूद हकीकी से माफ़ी के ख्वास्तगार होंगे। अपने रब को किसी भी तरह मनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ ज़ोहर और असर की नमाज कसर और जमा करेंगे। गैर हाजियों के लिए आज का रोज़ा निहायत अजर व सवाब का बाइस है। और हदीस में आता है कि अरफा के दिन के रोज़े से अल्लाह ताला 1 साल पहले और 1 साल आगे के गुनाह माफ़ कर देता है। और अरफा के दिन ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था, जिसे क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सबसे बेहतर मंशूर ख्याल किया जाता है। इसमें हज़रत मोहम्मद ने कहा था कि किसी गोरे को किसी काले पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। अगर किसी को फ़ौक़ियत हासिल है तो सिर्फ तक़वा की बुनियाद पर है। और खेल की खबरों की बात करें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला कनाडा से होगा। भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतने के इरादे से उतरेगी। भारत पहले ही सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ये मैच फ्लोरिडा में खेला जाएगा, जहां बारिश की वजह से मैच में खलल पड़ सकता है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।